हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखे होंगे। आज आप लोगों के सामने इंग्लिश का सीजीएल टीयर 2 का जो प्रैक्टिस क्लास है आप लोगों की सेकेंड आई है। देखिए, तो क्लास थी काफ़ी समय बाद आई है। आप लोगों को हमने बताया था कल के वीडियो में आकर, यही बात हमने आप लोगों के सामने डिस्कस की थी कि क्लासेस क्यों नहीं आ रही थी, लेकिन हमने कहा है अब कंटिन्यू क्लासेस आएंगी। चलिए शुरू करने से पहले कुछ शुरू करते हैं। मुझे थी ख्वाहिश तेरी, मुझे तेरी जुप्तजू थी। मुझे थी ख्वाहिश तेरी, मुझे तेरी जुप्तजू थी। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरजू थी। इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ मैं अब है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो मित्रों? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम एक बात बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं, कल की क्लास में भी हमने यही बताया था कि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम को लेवल से लेकर आपको पढ़ना है। देखिए, आज हम बताते हैं फिर इसमें इंग्लिश हम आप लोगों को कम्पिटिटिव जो इंग्लिश होती है एग्जाम में आएगी उसकी हम बात करेंगे। इसमें आपको ग्रामर की बात होगी, वोकैब की बात होगी और कंप्रीहेंशन। अभी ग्रामर चल रही है, कुछ दिन बाद हम उसमें वोकैब का भी पार्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद हम कंप्रीहेंशन भी बताएंगे। जो सीजीएल टीयर 2 आपका जनवरी में होना है, हमने बताया था 25 जनवरी तक आपकी रेगुलर क्लास चलेंगी। रेगुलर क्लास का मतलब है कि जो मेंस की क्लासेस आएंगी वो अल्टरनेट डेज पर आएंगी। उसके बाद आप लोगों को हमने बताया कि सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो डेली रात को 8 बजे आपके अपने चैनल एसिक इंग्लिश पर उपलब्ध होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर है कि सीजीएल टीयर 2 का स्पेशल प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों के। इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बगैर किसी देर के। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लेटा हुआ है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर बताता है। देखिए उस पर एक चीज लिखी हुई कि इंग्लिश कॉन्सेप्ट एंड यूज। इसका मतलब है कि इंग्लिश के हम कॉन्सेप्ट और यूज की बात करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि करेक्ट द मिस्टेक्स इन फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है वो बताने की। ये पार्ट में है तो आंसर में ए भेजना है, बी पार्ट में है तो बी पार्ट भेजना है, सी पार्ट में है तो सी भेजना है, डी पार्ट में है तो नो इरर है तो डी पार्ट भेजना है। अगर ये हो सकता है कि आंसर क्या इरर है इसमें, इतना तक बता सकते हो तो आप लोग बताने की कोशिश करें। देखते हैं कौन बताता है। लिखा है कि देयर इज अ ब्यूटीफुल एंड ओल्ड चर्च इन द सेंटर ऑफ द टाउन। ये आपका सेंटेंस है। देखते हैं इसमें कौन बताने की कोशिश करता है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार बोलते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे, वही क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके सीजीएल मेंस के लिए होंगे। इसमें वो लल्लू वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे जिसे आप आसानी से देखें और बढ़ जाएं कि यहाँ पर ये नहीं आएगा सर, यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर वॉवल है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते हैं। ये सब तुम्हें जो बता रहे हैं या पूछ रहे हैं वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन इसमें बताने की बात करेगा। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है आपका चर्च। क्या लिखा है बच्चों? चर्च लिखा है। इसका मतलब चर्च क्या है? आपका नाउन है। नाउन के पहले क्या है? एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है। जानते होंगे कि दो एडजेक्टिव हैं, एक वन एडजेक्टिव एक टू एडजेक्टिव। एंड से इनको हमने कनेक्ट किया। तो दो बातें ध्यान रखना, जब भी कभी भी हम एडजेक्टिव और प्लस एंड और प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन लिखते हैं, ध्यान रखना क्या हम बोल रहे हैं कि जब भी कभी भी हम एक एडजेक्टिव हो, दो एडजेक्टिव हो, उनको हम एंड से जोड़कर उसके आगे नाउन लिख दें तो उनके बीच में कभी भी एंड का प्रयोग नहीं होता है। उनके बीच कभी भी एंड का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमने एंड एडजेक्टिव को और एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव साथ साथ लिखा है तो ये साथ साथ कभी नहीं आएंगे। इनके बीच में कभी भी अगर प्रयोग करना है तो आपको एंड का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? एंड का प्रयोग करना पड़ेगा। आइए एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। इसका मतलब ए पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है कि एंड नहीं आएगा। ए फॉर अमेरिका इज अ रिक्वायर्ड आंसर। देखते हैं इसमें एग्जाम्पल समझने की आप लोगों को कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के सामने एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों के सामने दो एग्जाम्पल हमने दिए हैं। लिखा है इसी कॉन्सेप्ट पर हमने दो एग्जाम्पल आपको बताए हैं। क्या लिखा है? द गिफ्ट इज ब्यूटीफुल एग्जॉस्टिक। इसका मतलब ये आपका वन एडजेक्टिव है, ये आपका दूसरा एडजेक्टिव है। दो एडजेक्टिव यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर लिखा है कि ही वॉट अ ब्यूटीफुल एंड एग्जॉस्टिक गिफ्ट। बच्चों पता होगा सबको गिफ्ट क्या है? नाउन है। गिफ्ट आपका नाउन है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव, एक यहाँ पर एडजेक्टिव है और एक यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब जब भी नाउन के पहले दो एडजेक्टिव होंगे तो उनके साथ हम एंड का प्रयोग नहीं करते हैं। उनके साथ हम एंड का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम बोलेंगे अ व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जॉस्टिक गिफ्ट।
दूसरे में लिखें कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव जब दो साथ आएंगे, ये लिखा है कि द गिफ्ट इज ब्यूटीफुल एग्जॉस्टिव, इसका मतलब इसके बीच में हमें एंड का प्रयोग करना पड़ेगा। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। अगर पॉइंट समझ में आया है तो इसे तुरंत कॉपी पर नोट डाउन करें और इससे सीखें कि आपने क्या सीखा है, और 4 से 8 एग्जाम्पल लिखने की कोशिश क्या करें। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि क्या है, एक बार फिर रिवाइज करें। जब भी दो एडजेक्टिव साथ साथ आएंगे उनके बीच में हमें एंड जोड़ना पड़ेगा। एंड कब नहीं आएगा, जब उसके बाद कोई नाउन आ जाएगा। उसके बाद कोई अगर नाउन आ जाएगा तो एंड नहीं आएगा। ये पॉइंट आप लोगों को आने चाहिए। अगर मेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतने छोटे छोटे पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन आंसर देता है। पहले सेकेंड क्वेश्चन लिखा है आप लोगों के सामने, द फॉलोइंग डे देयर फादर सडनली अनाउंस्ड देम डेट ही वाज लिविंग। ही वाज लिविंग। अब यहाँ पर हिंदी से नहीं निकालना है सेंटेंस को, सबने पढ़ा होगा एक वर्ब होती, यहाँ पर वर्ड लिखा है अनाउंस्ड, पढ़ा होगा। अनाउंस्ड के बाद प्रीपोजिशन टू आता है, और नहीं भी आता है। कब नहीं आता है, सबको पता है कि अनाउंस आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ध्यान रखना, अनाउंस इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद बच्चों सबको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। मतलब यह है कि इंट्रांजिटिव वर्ब आपकी अनाउंस वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब तब होगी जब किसका होगा, व्हाट का रिप्लाई होगी। व्हाट का रिप्लाई जब भी इंट्रांजिटिव वर्ब, कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब अगर व्हाट का रिप्लाई होगा तो उसके बाद हमेशा क्या वर्ब आएगी, चीज आएगी आगे, थिंग्स कोई होगा। कोई भी थिंग्स अगर होगा, अनाउंस अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो उनके बाद में जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो प्रीपोजिशन आ सकता है, लेकिन अनाउंस वर्ड प्रीपोजिशन नहीं आता। ये आप लोगों ने स्टार बना रहे रटा है, लेकिन यहाँ पर इरर है। अगर ये इरर नहीं है तो और किसी पार्ट में होगा। देखना यहाँ पर, और कोई अगर कोई बच्चा यहाँ पर कह सकता है कि सडनली अनाउंस्ड कर सकता है कि यहाँ पर अनाउंस लिखा है, यहाँ पर हम लिविंग की जगह पर, अरे ये तो प्रिंसिपल क्लाउज आपका पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज भी पास्ट में, तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई समस्या नहीं है, और कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अनाउंस के साथ हम इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है कि अनाउंस्ड देम, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगी है। लेकिन बताना चाहेंगे जब भी व्हाट का कोई रिप्लाई होगा, अगर थिंग्स आ जाए उसके बाद हम अनाउंस्ड में हम टू का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग करते हैं, कोई थिंग आना चाहिए। थिंग में क्या हो चाहिए, आपको मान लीजिए हमने कहा है कि ही अनाउंस्ड डॉट ब्लैंक लिख दिया है, आगे लिखा हिज रिटायरमेंट, ही अनाउंस्ड हिज फैमिली। दोनों सेंटेंस लिखना, ही अनाउंस्ड ब्लैंक करके लिखना है, ब्लैंक करके लिखना है आपको। एक जगह पर नो प्रीपोजिशन है, एक जगह पर टू प्रीपोजिशन है। ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, दूसरा लिखा ही अनाउंस्ड हिज फैमिली। अब देखिए एक के साथ तो टू लगेगा, एक जगह पर टू नहीं लगेगा। जहां पर टू नहीं लगेगा इसका मतलब वहां पर अनाउंस्ड आपका इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा होगा। पॉइंट समझ में आया है कि नहीं आया है, कि यहाँ पर जहां पर एक जगह पर, अब आपको इसमें फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क रहता है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि हमें ये वाला सेंटेंस समझ में नहीं आया है। सेंटेंस का है कि ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही अनाउंस्ड हिज फैमिली। देखिए ही अनाउंस्ड दोनों तरफ है, ही अनाउंस्ड, आगे लिखा है हिज रिटायरमेंट, एक लगा है हिज फैमिली। अब सबको पता है कि हिज फैमिली आपकी किस में आती है, पर्सन में आप काउंट करेंगे या थिंग में, थिंग में नहीं पर्सन में, क्योंकि अनाउंस में अगर कोई चीज किसी दूसरे के द्वारा दी जाती है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद हमेशा किसका प्रयोग करना है आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रयोग करना। रिटायरमेंट आप खुद नहीं लेंगे, रिटायरमेंट किसी के द्वारा दिया जाता है। लेकिन फैमिली में अगर आप हैं तो फैमिली में सारे मेंबर्स रहते हैं, इसका मतलब टू फैमिली हो जाएगा, टू हिज फैमिली हो जाएगा। वहां पर ही अनाउंस नो प्रीपोजिशन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहां पर जो बात आई है आपकी, जो देम है, देम क्या है आपको पता होना चाहिए, ए थिंग्स है, इसके साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। तो इधर किस पार्ट में हो जाएगी, वी फॉर विनोद की बहू इज अ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कौन करता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 कि दिल्ली इज अनदर इंपॉर्टेंट साइट्स सच एज द फेमस लोटस टेम्पल। सबको पता है, हिंदी सब लोग अपनी निकाल के बनाना कि दिल्ली के अलावा, दिल्ली में क्या है एक इंपॉर्टेंट क्या साइट्स है जिसे हम फेमस लोटस टेम्पल है। हिंदी से अगर क्वेश्चन ग्रामर में अगर हिंदी आपने लगाई नहीं तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन 100% चांस है गलत होने के, 100% चांस है। हिंदी नहीं लगानी, हम बार बार बोलते हैं। हिंदी में एक जैसे सेंटेंस बोलते हो आप लोग,
जो स्पोकन इंग्लिश रहती सामने वाला समझ जाता है। जिसे आपने बोला कि मम्मी मेरी चाय बना दो, तो मम्मी तुम्हारी चाय नहीं बनाएगी, लेकिन मम्मी समझ जाएंगी कि बेटा को चाय चाहिए, तो बना के चाय दे देंगे आपको आके। समझ रहे हैं ना? तो स्पोकन में सामने वाला समझ जाता है। अगर हम यही बोलें कि मुझे आपको 100 रुपये देने हैं, मुझे आपको 100 रुपये देने हैं, इसके देखिए दो भाव निकल रहे हैं। अगर स्पोकन में आप देखेंगे, एक पर्सन मान लीजिए तीसरा खड़ा है, राम और श्याम आपस में कह रहे हैं, राम ने श्याम से कहा कि मुझे आपको 100 रुपये देने हैं। साइड में खड़ा पर्सन है, ये सोचेगा एक दूसरे को दे तो कोई नहीं रहा है, कौन किसको ये रुपए देगा। अगर यही बात ग्रामर में है तो तुम नहीं समझ सकते हो कि कौन किसको रुपए देगा। अगर तीसरे पर्सन ने, मान लीजिए गोलू नाम का कोई व्यक्ति खड़ा था, उसने देखा कि राम ने श्याम को 100 रुपए दिए, इसका मतलब है कि राम को श्याम को पैसे देने थे। अब कोई एक दूसरे को जब नहीं दे रहा है, तब आप सेंस लगा सकते हैं कि राम को अगर 100 रुपए देने कि श्याम को 100 रुपए देने हैं। इस तरीके के ग्रामर में और आपके स्पोकन में जमीन आसमान का अंतर रहता है। काफी चीजें होती हैं, बदलाव में करते हैं। जिसे मेरे पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें आज पीटूंगा, इसका ट्रांसलेट हिंदी में करना, तो ट्रांसलेट का हिंदी निकल के आएगा कि वहां पर लड़का कह रहा है मैं पिताजी को पीटूंगा। ग्रामर जो हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं उसका एसेंस निकलेगा, लेकिन आपको ग्रामर में अगर यूज करना है, कंपटीशन की ग्रामर में, बिल्कुल सेंटेंस अलग बनेगा। बार बार एक बात हम बोलते हैं, क्लास में भी ऑफलाइन यही बात बोलते हैं कि जो भी बच्चे हैं सबको ग्रामर में स्पोकन को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है। ग्रामर में तो बोलचाल में हम बोल देते हैं इंग्लिश टीचर, तो इंग्लिश टीचर कहना बिल्कुल गलत है। एग्जाम में अगर कहीं पर आ जाए तो इंग्लिश टीचर नहीं होता है, क्या होता है? अ टीचर ऑफ इंग्लिश, अ टीचर ऑफ मैथ्स, अ टीचर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसका भी चाहे आप बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश टीचर बोलना गलत होता है। जैसे हम फैमिली मेंबर बोल देते हैं, हमारे यहाँ फैमिली मेंबर इतने हैं, लेकिन ये स्पोकन में तो हम बोल देते हैं, और आपके ग्रामर में बिल्कुल ही गलत होता है। यही एक चैप्टर आप लोगों के पढ़ा है, सुपरफ्लुअस। कोई चीज होती है उसे में एक्स्ट्रा, जैसे कजिन सिस्टर बोल देते हैं, कजिन में ही छिपा होता है, सिस्टर और ब्रदर नहीं बोला जाता है। बोलने में हम बोलचाल में बोल देते हैं, सामने वाला समझ भी जाता है, लेकिन सामने वाला समझ जाएगा, एग्जामर आपकी बात नहीं समझेगा। यहाँ पर आगे दो वर्ड्स लिखे हैं, देखते हैं कौन बच्चा बताने की कोशिश करता है। देखिए 3 वर्ड्स होते हैं, यहाँ पर लिखा दिल्ली जेन अदर। एक वर्ड होता है आपका अदर, दूसरा वर्ड्स होता है आपका एनोदर, और तीसरा वर्ड्स होता है आपका द अदर। देखिए 3 वर्ड्स होते हैं, एक होता है अदर, एक होता है एनोदर, एक होता है द अदर। तीनों का मतलब आप देखेंगे तो अदर मतलब भी दूसरा, एनोदर मतलब भी दूसरा, द अदर मतलब भी दूसरा, लेकिन ऐसा हिंदी से बिल्कुल रिलेट नहीं करना है। बार बार बोलते हैं, जब भी कभी भी हम अदर का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद बच्चों जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। अब जब एनोदर का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद में सिंगुलर नाउन आता है। अब जब हम दादर की बात करते हैं, इसके बाद प्लूरल नाउन भी आता है आपका, और बच्चों सिंगुलर नाउन भी आते हैं। देखिए दोनों चीजें आ सकती हैं। क्या क्या हम बता रहे हैं, जो हम बात बोलने से ध्यान सुनना, कि अदर के बाद में जब भी कोई नाउन आएगा प्लूरल नाउन आएगा। अब एनोदर के बाद में जब भी कोई नाउन आएगा सिंगुलर नाउन आएगा। द अदर के बाद में प्लूरल नाउन भी आ सकता है और सिंगुलर नाउन भी आ सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एनोदर लिखा है और साइड से आपका क्या है, नाउन है, और इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब है साइड से इनफेक्टिव, इसका मतलब है आपका डिटरमिनर है। क्या है बच्चों, डिटरमिनर है। जो आपका एनोदर वर्ड है, अदर है, एनोदर है, द अदर है, वर्ड्स ऑफ स्पीच में क्या होते हैं आपके, डिटरमिनर का काम करते हैं। अब साइड्स कैसा नाउन है आपका, प्लूरल नाउन है। कोई बच्चे कहेंगे यहाँ पर साइड्स में हम SITES वाला लिख दें। देखिए यहाँ पर एरर नहीं है, मेन एरर नहीं है, क्योंकि हम बार बार बताते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बदलती है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं बदलता। अगर हम बोल दें, यहाँ पर हमने मान लीजिए सेंटेंस लिख दिया है ही आर आ वाई। देखिए 2 तरीके, गोलू नाम का बच्चा बोला सर यहाँ पर इज कर दो, गोलू नाम के बच्चे ने बोला कि यहाँ पर इज कर दो, तभी यहां पर कोई दूसरा बच्चा उठा, मोनू नाम का बच्चा बोला कि हम अगर दे कर दें तो क्या है, दे आ रही है, दे आर, अब वाई भी सही है, ही इज आ, वाई भी सही है। दोनों में कोई चीज सही में क्या गलत है, कुछ गलत नहीं है। पहला एक आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं। उर्दू में इंग्लिश में क्या होते हैं, आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं। पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इंग्लिश में जब तक सब्जेक्ट सही है तब तक हम वर्ब को ही बदलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है। ऐसा ध्यान आपको नहीं लगाना है कि होता है और होती है, इससे आपको नहीं करना है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट सही है तब तक आपको हमेशा वर्ब बदलनी है। आपका सब्जेक्ट में कोई छेड़खानी है, सब्जेक्ट में क्या दिक्कत है
किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को बदलते हैं, वर्ब के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को नहीं बदलते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसी साइड में यहां पर भी लिखा है कि नाउन के अकॉर्डिंग हम डिटरमिनर का यूज करते हैं, डिटरमिनर के अकॉर्डिंग हम नाउन का यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब साइड से प्लूरल नाउन है तो यहां पर अनदर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब जब बात आती है, जब अदर अनदर दोनों में पता चल जाए कि द अदर का कैसे फाइट करेंगे हम, मेन बात आती है कि अदर और अनदर का जब भी हम प्रयोग करेंगे हम जनरल सेंस में करते हैं। जब भी हम जनरल सेंस में बात करेंगे तो हम द अदर और अनदर की बात करेंगे। जब भी हम द अदर की बात करेंगे हमेशा वो बात क्या होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। जब भी कोई बात वो डेफिनेट है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, द अदर का प्रयोग करेंगे। अब बताइए, ये डेफिनेट बात तो है लेकिन जनरल बात है कि सबको पता है कि फेमस लोटस टेम्पल कहाँ है, दिल्ली में। जनरली सबको पता है, एक जनरल फैक्ट है और जनरल फैक्ट के लिए हम द अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। इन अदर आपका इसलिए गलत है क्योंकि नाउन है, साइड्स कैसा नाउन है आपका, प्लूरल नाउन है। इसीलिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है ये नहीं आएगा। ए फॉर आन मिलो सजना इजा रिक्वायर्ड आंसर। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है उसके आगे बढ़ते हैं। पॉइंट समझ में आया हो तुरंत कॉपी में नोट डाउन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद आसान भी है, इंपॉर्टेंट है और आसान भी। रट्टा मारे होंगे कि आंसर के साथ टू प्रीपोजिशन नहीं लगता है, आंसर के साथ टू प्रीपोजिशन नहीं लगता है। चलिए इसीलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लें कि कमल शुड आंसर, कमल शुड आंसर। यहां पर लिख रहे हैं हम मोहन। ऑप्शन आपका पास पहला ऑप्शन है फॉर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास टू, थर्ड ऑप्शन आपके पास है आफ्टर, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास नो रिक्वायरमेंट, मतलब नो रिक्वायरमेंट। देखिए ध्यान रखना, जब इरर का क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा होगा डी पार्ट में नो इरर, जब फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होगा उसमें लिखा होगा नो रिक्वायरमेंट, जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होगा उसमें लिखा होगा नो इंप्रूवमेंट। ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कमल शुड आंसर मोहन। रट्टा मारे होगे कि आंसर के साथ टू प्रीपोजिशन हम नहीं लगाते हैं, सीख तो लोग क्यों नहीं लगाते हैं। जब आंसर आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब बनेगा, जो भी वर्ब होती हैं इंट्रांसिटिव वर्ब जो भी वर्ब हो उसके बाद हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। अगर यहाँ पर कर दें कमल शुड आंसर मोहन, कमल अगर डायरेक्ट मोहन को आंसर दे रहा है तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। इसमें जो चार हमने ऑप्शन लिखे हैं, पहला ऑप्शन है ए भी आंसर हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है ए भी आंसर हो सकता है, तीसरा ऑप्शन है ए भी आंसर हो सकता है। बात आती है चारों आंसर हो सकते हैं। जब भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है कि एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, जो एग्जाम में होंगे उसमें एक ही ऑप्शन मिलेगा। अब कोई बच्चा ऑफलाइन पूछे अगर इसमें से चारों में से तीन या दो आगे तब हम क्या करेंगे, आएंगे ना तब तो कुछ करोगे, आएंगे ही नहीं, कभी नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो कोई भी लगाना आपको नंबर मिलेगा। अगर चार आए हैं तो ध्यान रखना चारों ऑप्शन अगर हो सकते हैं तो आपको सुटेबल, जैसे हम बोलते हैं लुक मतलब देखना, सी मतलब देखना, वॉच मतलब देखना, स्टीयर मतलब देखना, बिहोल्ड मतलब देखना। क्या सबका देखना एक ही है? नहीं। जब भी हम बात करते हैं देखने की, जब भी हम कभी मूवी की बात करेंगे, किसी भी आप ये मान लीजिए किसी भी चीज में आप देखने की बात करते हैं, सबका मतलब देखना हो गया है, सबका मतलब देखना है। आप किसी को घूर कर देख रहे हैं तो वहां पर लुक का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, स्टेयर का प्रयोग करेंगे। किसी को आप बहुत ऐसे नजरों से देखते हैं जिसे हम कहते हैं टकटकी बांध कर देखना, मतलब नजरें देख रहे हैं, हटाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विहोल्ड मतलब भी प्रयोग करते हैं। अब जब भी हम किसी सामान्य जा रहे हैं, रास्ते में तुमने कोई एडवर्टाइज देखा, निकल के देख लिया, चले गए, इसका मतलब क्या है, सामान्य हमने क्या कर दिया, सी कर दिया है। जब भी किसी हम इक्विपमेंट मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं उनके अंदर कोई भी चीज हम देखने की बात करें, कोई भी, चाहे आप मूवी देखें, चाहे आप उसमें सीरियल देखें, चाहे आप उसमें नाटक देख रहे हैं, चाहे आप उसमें न्यूज देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जब भी हम कोई चीज देखते हैं हमेशा क्या होता है बच्चों, वॉच होता है। हमेशा क्या होता है, वॉच होता है। जैसे लुक मतलब भी क्या होता है, सामान्यता देखना होता है, एक दूसरे को देखना ही क्या होता है, लुक होता है। मतलब आपने देखा, एक दो मिनट देखते रहे, सी का मतलब होता है गुजर जाना, देख के निकल जाना, देख के क्या हो जाना, निकल जाना है। आपने अगर मान लीजिए हमने कहा है कि आप चिड़ियाघर गए, चिड़ियाघर में आपने एक शेर को 10 मिनट तक देखा है, इसका मतलब यह नहीं कि सी हो जाएगा वहां पर है, क्या करोगे, वॉच भी नहीं होगा, वॉच भी नहीं होगा। क्या मतलब, लुक मतलब क्या होगा कि देखा हो, निकल गए। अब शेर को तुम चिड़ियाघर में गए हो तो वहां पर वॉच अगर ऑप्शन में है तो क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। वॉच और सी में दोनों है तो मोस्ट प्रियोरिटी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा।
यहाँ पर समझिए, इसीलिए यहाँ पर आंसर के लिए जब भी इंट्रांसिटिव वर्ब बनेगी आंसर, इसके साथ नो ऑब्जेक्ट, मतलब किसी बात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, नो प्रीपोजिशन, सॉरी ऑब्जेक्ट बोल गए थे, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं। इसका मतलब है कि अगर कमल ने यहाँ पर मोहन को डायरेक्ट आंसर दिया है तो क्या हो जाएगा, नो ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी नो प्रीपोजिशन आएगा। समझ गए। दूसरा, आफ्टर कैसे आएगा? आपने कहा है कि एक पर्सन, मान लीजिए गोलू बैठा है, गोलू ने कहा कमल और मोहन, पहले कमल आंसर देंगे बाद में मोहन आंसर देगा, पहले कमल आंसर देंगे बाद में मोहन आंसर देगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले मोहन दे बाद में कमल दे, तो हम आफ्टर का प्रयोग कर देंगे। मतलब पहले कमल दे सकता है, या बाद में मोहन, या पहले मोहन बाद में कमल, आफ्टर भी हो सकता है, लॉजिकल है। एक बार होता है टू, सबको पता है कि आंसर क्या है, वर्ब है। अगर आंसर का हम एडजेक्टिव बनाते हैं ऑन्सरेबल, ऑन्सरेबल का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आंसर टू, आंसर टू का मतलब क्या होता है, क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा कि कमल शुड आंसर टू मोहन। अगर हम यहाँ पर टू कर दें, आंसर के साथ टू भी लगेगा। टू कब लगेगा, जब ये इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगी। मान लीजिए तुम्हें हिंदी का सेंस नहीं पता है, कोई बात नहीं है, हिंदी का सेंस नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन आंसर के साथ टू जब लगेगा ये भी ट्रांसिटिव वर्ब बन जाएगी। इसका मतलब है कि कमल को मोहन को आंसर देना है, इसका मतलब कमल को मोहन को आंसर देना है। व्हाट का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा जब तक हमने ट्रांसिटिव वर्ब बताना है कि व्हाट का ट्रांसिटिव वर्ब का अगर व्हाट का ऑब्जेक्ट बनेगा, कोई थिंग आ गया है तो हमें ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर टू भी आ सकता है। फॉर कब आएगा, बात करते हैं जब भी इन जनरल में आंसर के साथ लगाना चाहते हैं तो हम फॉर लगाएंगे। यही बात यहाँ पर है कि ही हैज टेकन देम ऑलमोस्ट 2 months आंसर टू माई लेटर, माई लेटर, इसका मतलब लेटर क्या है, थिंग्स है। इसके लिए यहाँ पर हम क्या नहीं प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सी फॉर कहो ना प्यार है इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है दे रिक्वेस्ट, दे रिक्वेस्ट नहीं रिक्वेस्टेड लिखो, दे रिक्वेस्टेड हिम, दे रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प देम, हेल्प देम। दूसरा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं कि दे थिंक्ड, बेहद इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, दे थिंक्ड हिम फॉर हेल्पिंग, बेहद इंपॉर्टेंट, फॉर हेल्पिंग देम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हमने लिखा है रिक्वेस्टेड, यहां पर लिखा है टू हेल्प, यहां पर लिखा है थिंक्ड, यहां पर लिखा है फॉर हेल्पिंग, फॉर हेल्पिंग। देखिए 2 बातें होती हैं। कभी भी कोई काम, मान लीजिए आप स्टेशन गए, सॉरी स्टेशन रहने तो पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन आप जाने पर, ये ध्यान रखना जो बात हम बोल रहे हैं ध्यान से रखना, पुलिस स्टेशन में आप गए, आपने गए कि मेरी रिपोर्ट लिख लो, एफआईआर लिख लो। एफआईआर आप लिखवाओगे तो कहेगा पुलिस वाले के क्या हुआ है, तुम कहोगे मेरे यहाँ चोरी होने वाली है कल, इसीलिए पुलिस में गए, आपने बताया है कि पुलिस को आपके मान लीजिए गए, जो भी वहाँ कर्मचारी मिले आपने बताया कि क्या किस चीज़ की रिपोर्ट कराने आए भाई, क्योंकि रिपोर्ट लिखाने अगर जाओगे तो कोई ना कोई कारण होगा, तभी तो रिपोर्ट लिखाने जाओगे। ठीक है, आपने कहा कि नहीं कल मेरे गांव में चोरी होने वाली है, आप रिपोर्ट लिखिए कल आना। तो पुलिस वाला कहे ये कैसी बात है, कल चोरी होने वाली है, रिपोर्ट आज आप पहले लिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पुलिस वाले उसे पकड़ के बैठा लेगा, कि इसका मतलब है तुम ही चोर बुलाओगे, तुम ही को पकड़ लेगा। ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब है कि कुछ काम में पहले हो जाते हैं, बाद में घटना घटती है। कोई काम ऐसे होते हैं बाद में, मान लीजिए आप किसी से आप माफी मांगने जाएंगे, इसका मतलब गलती कर चुके होंगे, इसका मतलब गलती कर चुके होंगे, तब माफी मांगने जाओगे। दूसरा क्या है, मान लीजिए चोरी होने वाली है, उसके बाद रिपोर्ट लिखाओगे, कभी चोरी होने के पहले रिपोर्ट नहीं लिखाओगे। तो 2 बातें ध्यान रखना, जब कभी भी हम 2 + V1 का मतलब इन्फिनेटिव का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में करते हैं तो बच्चों हम पर्पज की बात करते हैं। जब हमारा किसी पर्पज की बात होती है तब हम 2 + V1 का प्रयोग करते हैं। फॉर प्लस हेल्पिंग मतलब फॉर प्लस जीरेंड का प्रयोग हम रीजन बताने के लिए करते हैं, मतलब ऐसा कारण है, एक कारण हुआ था, इसकी वजह से हमने ऐसा किया था। ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं हम, रीजन की बात होती है, सबको पता है जनरली हम किसका प्रयोग कर देते हैं, किसका प्रयोग करना है, फॉर प्लस वर्ब की आईएनजी से बना जीरेंड की हम प्रयोग करते हैं। देखिए यहां पर लिखा है, दोनों सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस आपके क्या है, सही है। दे रिक्वेस्टेड हिम। अब बताइए यहां पर आपका पर्पज है,
पहले ये बताइए, आप किसी से हेल्प करवा लेंगे, आपने मान लिया किसी से कहा कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, जब हेल्प आप करवाएंगे इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट पहले करेंगे, हेल्प पहले वो करेगा। पहले रिक्वेस्ट करोगे उसके बाद में हेल्प करेगा, ये आपका क्या है, पर्पज है। अगर आपके किसी ने हेल्प कर दी है उसके बाद क्या बोलोगे, थिंक, पहले बोल दोगे हेल्प, थिंक। थिंक कब बोला जाता है, थिंक्स, किसी को हम धन्यवाद तब देते हैं जब मेरा काम हो जाता है, इसका मतलब रीजन आपका जो भी था वो हो चुका था। उसके साथ हम फॉर प्लस वर्ब की आईएनजी में बना जीरेंड का प्रयोग करते हैं। यहां पर लिखा आई वुड लाइक टू एपोलाइज टू काज यू मच ट्रबल, यहां पर लिखा इसका मतलब एपोलाइज मतलब क्या होता है, क्षमा मांगना। अगर आप किसी से क्षमा मांगेंगे या कोई काम हो चुका है, ऐसे ध्यान रखना कोई काम हो चुका है उसके बाद में हमेशा हम फॉर प्लस मतलब जीरेंड फॉर प्लस वर्ब के एनजी का प्रयोग करते हैं। अगर जो काम होने वाला है उसके बाद में हमेशा हम इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वी1 का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब आप किसी से क्षमा मांग चुके हैं, क्षमा कब मांगोगे, किसी को मारा होगा, पीटा होगा, कुछ भी कांड मतलब कोई ना कोई घटना घट चुकी होगी, तभी हम फॉर प्लस बी का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब टू काज बच्चा नहीं, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर कोजिंग का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बार बार लिखना, बार बार सुनना। एक बार और ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुन लो, हम बार धीरे से एकदम प्यार से समझा रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं। जब कभी भी एक सेंटेंस में दो बातें हों, पर्पज की बात हो और रीजन की बात हो, जब भी पर्पज की बात होगी टू प्लस बी वन का प्रयोग करेंगे जिसे हम टू प्लस बी वन इंफिनिटिव कहते हैं। फॉर के बाद हम वर्ब के आईएनजी का प्रयोग करें जिसे हम जीरेंड कहते हैं। ध्यान रखना जब हम फॉर प्लस वर्ब के आईएनजी का प्रयोग करेंगे इसका मतलब वो काम पहले हो चुका होगा। अगर चोरी हो चुकी है उसके बाद रिपोर्ट लिखाने जाओगे तो रिपोर्ट आपकी जीरेंड में लिखेगी। अगर मान लीजिए चोरी नहीं हुई है उसके पहले रिपोर्ट लिखाने जाओगे, ये इलॉजिकल है, पुलिस आपको पकड़ के तुरंत बैठा लेगी। आशा करते हो पॉइंट समझ में आना चाहिए और आना ही चाहिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट। आप मेंस का पेपर आए उठा के देख लेना, अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको 2 सवाल ना मिले तो आप मुझसे कहना, क्योंकि मेरा नंबर भी दिया है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, देख लेना। जब भी प्रीवियस पेपर देख लें आप, इस पर क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हल्के में नहीं लेना। जिसे हम हल्के में लेते हैं वो हमें हल्के में ले लेता है, फिर जब आपको किसी ने हल्के में ले लिया है फिर आप और हल्के हो जाते हैं। हल्के होते होते फिर क्या हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट आसान सवाल है, लिखा है बहुत आसान सवाल है। रिसेंटली सी हैज अपीयर्ड ऑन सेवरल टीवी कॉमर्शियल्स। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हम यहाँ पर एग्जांपल लिख रहे हैं कि वी सा हिम टीवी स्टडे, वी सा हिम टीवी स्टडे। टीवी देखिए ध्यान रखना, यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं वी सा हिम, आगे लिख रहे हैं आ मूवी स्टडे। ठीक है, 2 सेंटेंस लिखे बोल रहे हैं, जो समझ में आए तो ठीक है, देख लें हम बोल रहे हैं। पहला सेंटेंस हमने आपके सामने लिखा है कि वी सा हिम टीवी स्टडे, वी सा हिम आ मूवी स्टडे। दोनों में अलग अलग प्रीपोजिशन लगेंगे, दोनों में अलग अलग प्रीपोजिशन लगेंगे। ध्यान रखना जब भी कभी भी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कोई चीज देखेंगे उसके अंदर, मतलब ये समझ ले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मतलब चाहे टीवी में देखें, चाहे मोबाइल में देखें, चाहे आप लैपटॉप्स में देखें, चाहे आप सिनेमा घरों में जाके देखें, कहीं पर भी कोई चीज देख रहे हैं उसका ड्यूरेशन होना चाहिए पर्टिकुलर, एक समय, एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। जब भी किसी चीज का होता है एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर, उसकी प्रीपोजिशन बच्चों क्या होती है, इन होती है। उसकी प्रीपोजिशन क्या होती है, वी सा हिम इन अ मूवी स्टडे, वी सा हिम इन अ मूवी स्टडे। यहाँ पर जो सेंटेंस में सा की जगह आप क्या कर सकते हैं, वॉच्ड भी करेंगे। क्या करेंगे, वॉच्ड करेंगे। दूसरा यहाँ पर लिखा है वी सा या वॉच्ड, वी सा आ वॉच्ड। अब यहाँ पर लिखा है टीवी स्टडे। अब देखिए यहाँ पर जो और आपके इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस तो होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, आप चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपके टीवी हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपके पास क्या वो टैब हो, ये सब चीजें जो होती हैं इनकी प्रीपोजिशन बच्चों क्या होती है, ऑन होती है। इनकी प्रीपोजिशन क्या है, ऑन है। अगर ये ऑन है तो तुरंत तुमको ये पता होगा, तो यहाँ क्या कर जाते, नो एरर, डी फॉर देव सिन्हा इज रिक्वायर्ड आंसर। जैसे ही आप लगाएंगे एसएससी काट लेगा आपका 2.5 नंबर।
मतलब क्या कर लेगा, 2.5 नंबर आपका कट जाएंगे। आप कहेंगे ये क्या हुआ, उसके बाद आप लगाएंगे RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। अब जवाब में आएगा कि यहाँ पर ये आंसर आपका गलत था, आपने जो लगाया था, क्योंकि इसमें बी फॉर विनोद की बहू में एरर है। किसमें एरर है, बी फॉर विनोद की बहू में एरर है। देखिए क्या एरर बताते हैं। यहाँ पर जो लगा है, अगर हम यहाँ पर इसे काट दें दोनों को, यहाँ पर अगर हम सेवरल और कॉमर्शियल अगर हम हटा दें तो सेवरल नहीं आएगा, क्योंकि टीबी के लिए सेवरल का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों। यहाँ पर जो है ये इसका बनेगा ऑब्जेक्ट। ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ये नाउन बनेगा। कमर्शियल से यहाँ पर क्या है, नाउन है, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब टीबी बच्चों आपका मॉडिफायर्स है। क्या है ये वर्ड, आपने शायद पहली बार सुना हो, हम क्लास में या यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे। ये वर्ड आपका डिस्कस करेंगे, मॉडिफायर्स हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना कि क्या है, ये मॉडिफायर से ऑब्जेक्ट के पहले जो वर्ड्स लिखा है आपका, वो वर्ड्स क्या है, मॉडिफायर से। और मॉडिफायर से इसका मतलब सेवरल आपका बच्चों सबको पता होगा क्या है, डिटरमिनर है। क्या है आपका, डिटरमिनर है। ध्यान रखना, अगर जो टीबी के लिए होता वो ऑन लगा देता, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मेन ऑब्जेक्ट के लिए वहां पर प्रीपोजिशन ऑन आया है। कमर्शियल से मतलब आपको जानना चाहिए क्या होते हैं, एडवर्टाइज। एडवर्टाइज कहाँ आते हैं, इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नहीं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर क्या आते हैं, एडवर्टाइज आते हैं। उसकी प्रीपोजिशन हमने आपको बताया किया है, क्योंकि उसकी एक स्टार्टिंग होती है, क्या होता है, एंड होता है। एड 5 मिनट का हो सकता है, 20 मिनट का, 1 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, लेकिन इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका एक एंडिंग पॉइंट भी है। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ पर बी फॉर विनोद की बहू में एरर है, तो क्या करना है आपको, इन कर देना। अगर ये बात पता होती तभी कर पाते, नहीं तो नो एरर लगा के चले जाते। जैसे नो एरर लगाते तुरंत आपके 2.5 नंबर कट जाते। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। अगर पॉइंट में समझ में आया है तो इसे तुरंत कॉपी में नोट डाउन करें बगैर किसी देर किए हुए। देखिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी को किसी प्रकार की अगर हमें व्हाट्सअप कर सकता है इस पर 9415700860 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कॉल का समय आपको हमने बताया है, मॉर्निंग में 8 AM, नाइट में मतलब इवनिंग में 8 PM तक, 2 समय हमें आप कॉल कर सकते हैं। मतलब यानी कि इसके बीच में कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप हमने बताया 24 आवर में कभी भी किसी प्रकार की क्वेरीज लेनी हो तो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये से इंग्लिश बाई अबे सर आप सर्च करेंगे, वहां पर ये लेक्चर जैसे ही ओवर होगा उसके बाद इसकी PDF हम प्रोवाइड करा देंगे। ध्यान रखना, अगर आप लेक्चर पसंद आया है, जिन भी लोगों को लेक्चर पसंद आया है, तो लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं फिर कल इसी और इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।